नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है संविधान क्या है, किसके लिए बनाया गया है, इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी? संविधान निर्माताओं ने इस तरीके का ही संविधान क्यों बनाया? हमें में से ज्यादातर लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की वजह से भारत का संविधान पढ़ना शुरू करते हैं और उन किताबों में भारत का संविधान 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू होता है। तो यह जानने का स्कोप ही नहीं रह जाता कि हम पूछें एक संविधान क्या है। यही वजह है दोस्तों की रेगुलेटिंग एक्ट, चार्टर एक्ट, पार्लियामेंट सुधार, भारत शासन अधिनियम, लोकतंत्र, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, संसद, अनुच्छेद, संविधान और राज्य व्यवस्था जैसे शब्द हमारे लिए सिर्फ शब्द बनकर ही रह जाते हैं। परिणाम यह होता है दोस्तों कि हम संविधान की पूरी पिक्चर नहीं देख पाते, क्योंकि इन सबके पीछे भी एक इतिहास रहा है। जब तक संविधान की कुछ बेसिक बातों को हम नहीं जानेंगे कि संविधान क्या है, किसके लिए है, तब तक संविधान को समझ पाना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल होगा। हमें संविधान को इस तरह से पढ़ना चाहिए कि किसी भी संवैधानिक मुद्दे पर हम बोल सके, अपनी राय दे सके। इसलिए हमें संविधान के एक एक शब्द को समझना पड़ेगा। तो आइए इन शब्दों को डिकोड करके संविधान को बहुत ही दिलचस्प और आसान तरीके से समझेंगे। लोगों के जीवन में एक फिलॉसफी होती है, चाहे वो उनकी मान्यता हो, नैतिकता हो, धार्मिकता हो या फिर आध्यात्मिक मूल्यों पर आधारित क्यों ना हो। जैसे हमारी निजी जिंदगी में भी एक फिलॉसफी होती है कि हम क्या खाएंगे, कैसे जिएंगे, कौन सा धर्म अपनाएंगे। वैसे हर देश की भी एक फिलॉसफी होती है कि वह क्या कार्य करेगा, अपनी व्यवस्थाएं कैसे चलाएगा, अपने नागरिकों को कैसा जीवन देगा, उनको किस तरह की आजादी देगा और उन पर किस तरह के प्रतिबंध लगाएगा। यह सब वह जिस नियम के अंतर्गत करता है उसको संविधान कहते हैं। यह संविधान लिखित या अलिखित दोनों हो सकता है। जैसे हमारी निजी जिंदगी की फिलॉसफी ज्यादातर अलिखित होती है, पर संविधान ज्यादातर लिखित होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन इज ए फिलॉसफी एंड फिलॉसफी इज द वे ऑफ लाइफ। संविधान जीवन का मार्ग है जिसको राज्य ने अपने लिए चुना है। और इस संवैधानिक फिलॉसफी में लीगल, सोशल और पॉलिटिकल पावर की बात होती है। संविधान सम और विधान दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है एक विशेष प्रकार का ज्ञान। और यह एक विशेष प्रकार का ज्ञान एक विशेष प्रकार के व्यक्ति के लिए होता है, जिसको राज्य या सरकार कहते हैं। राज्य का स्वरूप कुछ भी हो, चाहे वह राजतंत्र हो, लोकतंत्र हो, यहाँ तक कोई तानाशाही क्यों ना हो, जब वह शासन करता है खुद का एक संविधान बनाकर ही शासन करता है। संविधान राज्य के लिए होता है, इसलिए सबसे पहले हमें राज्य के स्वरूप को ही समझ लेना चाहिए कि राज्य क्या है, उसकी प्रकृति क्या है। तो आइए राज्य के बारे में विस्तार से जानते हैं। यहाँ राजनीति शास्त्र में देश के लिए राज्य शब्द का प्रयोग होता है, इसलिए आप राज्य का अर्थ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान आदि से मत लगा लीजिएगा। यहाँ राज्य का मतलब आप देश समझ सकते हैं। इतिहास में राज्य की स्थापना समाज के बहुत बाद में हुई है, क्योंकि जब सामाजिक व्यवस्थाएं नहीं थी, समाज तब भी था, लोग तब भी रहते थे, पर शुरुआत में समाज असभ्य था। जैसे जैसे समाज विकसित होता गया, वैसे वैसे लोगों के हितों में भी वृद्धि होती गई। असभ्य समाज अब सभ्य समाज हो गया। इस दौरान राज्य का स्वरूप भी बदलता रहा। धीरे धीरे राज्य एक सभ्य समाज की पहचान बन गया और एक सभ्य समाज के लिए सुरक्षा, शांति व्यवस्था, न्याय आवश्यक होता है। इसी को बनाए रखने के लिए राज्य अस्तित्व में आया, अर्थात सामाजिक व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए राज्य का जन्म होता है। समाज बदलता रहता है, अतः राज्य भी बदलता रहता है। आज हम जिस राज्य में रहते हैं वो एकाएक नहीं आ गया है। जैसे जैसे समाज बदलता गया, वैसे वैसे राज्य का स्वरूप भी बदलता गया। हम जिस राज्य की चर्चा कर रहे हैं वह राष्ट्र राज्य है। इसका आगाज 16वीं शताब्दी के आधुनिक काल में हुआ। इसके पहले कबीला राज्य, प्राच्य साम्राज्य, यूनानी नगर साम्राज्य, रोमन साम्राज्य, सामंती राज्य हुआ करते थे। सामंती राज्य दोस्तों यूरोप और इंग्लैंड की प्रथा थी, जिसमें राजा, सामंत, जमींदार और किसान होते थे। राजा केंद्र में होता था, उसके नीचे सामंत होते थे, उसके नीचे जमींदार, फिर किसान और दास होते थे। भारत में इंग्लैंड ने इसी प्रथा से शासन किया है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि अब राज्य के स्वरूप में बहुत परिवर्तन आ चुका है। आज हम जिस राज्य में रहते हैं उसे राष्ट्र राज्य कहते हैं। राष्ट्र राज्य के उदय में पुनर्जागरण आंदोलन, धर्म सुधार आंदोलन, व्यापारिक और वाणिज्यिक क्रांति ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राष्ट्र राज्य को अब हम संक्षेप में राज्य कहते हैं। इसका प्रयोग सबसे पहले मैकियावेली ने अपनी पुस्तक प्रिंस में किया था। तो आइए दोस्तों हम जानते हैं कि हमारा संविधान जिस राज्य के लिए है उसका स्वरूप कैसा है। समाज के एक निश्चित भूक्षेत्र पर किसी सत्ता का निवास ही राज्य है। मतलब राज्य वह होता है जिसमें 4 तत्व पाए जाते हैं: पर्याप्त जनसंख्या, निश्चित भूक्षेत्र, सरकार, संप्रभुता।
पर्याप्त जनसंख्या। दोस्तों, जनसंख्या के अभाव में राज्य का निर्माण संभव नहीं है, क्योंकि जब जनसंख्या ही नहीं रहेगी तो कैसा राज्य और किस पर शासन। जैसे चंद्रमा पर कोई जनसंख्या नहीं है तो वहां पे कोई शासन भी नहीं है, ना ही राज्य है। अब कितनी जनसंख्या होनी चाहिए यह निश्चित नहीं है, इसलिए पर्याप्त जनसंख्या का प्रयोग किया गया है। मतलब इतना हो कि शासन व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित हो सके। यही वजह है कि भारत, रूस, चाइना जैसे ज्यादा आबादी वाले भी राज्य हैं, मोरक्को, मॉरिशस और वेटिकन सिटी जैसे कम आबादी वाले भी राज्य हैं। रोचक जानकारी यह है दोस्तों कि ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में द प्रिंसिपैलिटी ऑफ हट रिवर नाम का एक देश है, जिसमें सिर्फ 23 लोग ही रहते हैं। सोचिए वहां की व्यवस्थाएं कैसे चलती होंगी। एक निश्चित भू क्षेत्र। राज्य तभी अस्तित्व में आता है जब उसकी सीमाएं निश्चित हो। अब आप लोग ये मत कहने लग जाना कि भारत की सीमाएं निश्चित नहीं है, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान से हर वक्त विवाद में रहती हैं। इसका मतलब भारत राज्य नहीं है। जब सीमाएं विवादित रहेंगी फिर भी राज्य रहेगा, पर खुशहाल राज्य नहीं होगा। सरकार। व्यवहारिक रूप से राज्य और सरकार में कोई अंतर नहीं। राज्य अमूर्त होता है, इनविजिबल होता है। जो कुछ किया जाता है वो सरकार के द्वारा किया जाता है। वास्तव में राज्य की नीतियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सरकार ही लागू करती है। सरकार की अच्छाई और बुराई से राज्य की अच्छाई और बुराई तय होती है। जैसे भारत देश थोड़ी ना कुछ करता है, जो करता है उसकी सरकारें करती हैं। राज्य और सरकार व्यवहारिक रूप से एक है, पर सैद्धांतिक रूप से इनमें कुछ अंतर है। राज्य स्थायी है और सरकार अस्थायी। जैसे 2024 के आम चुनाव में सरकार बदल सकती है, पर भारत देश नहीं। राज्य की सदस्यता अनिवार्य है, जबकि सरकार की सदस्यता अनिवार्य नहीं है। जैसे आपने सत्ता पार्टी को वोट नहीं दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। राज्य का आकार बड़ा होता है, जबकि सरकार का आकार छोटा। संप्रभुता। इसे सर्वोच्च सत्ता या अंतिम सत्ता कहा जाता है। संप्रभुता राज्य का वह प्राण तत्व होता है जिसकी वजह से राज्य अपनी गृह नीति और विदेश नीति का निर्धारण स्वयं करता है। देश के अंदर और देश के बाहर किसी भी बात को मानने के लिए बाध्य नहीं होता है। संप्रभुता का सीधा मतलब यह होता है कि अंतिम रूप से सत्ता किसके पास है। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में अंतिम निर्णय जनता का होता है, क्योंकि जनता जिसे चाहेगी उसी की सरकार बनाएगी। स्वतंत्रता के पूर्व भारत राज्य नहीं था, क्योंकि इसकी नीतियों का निर्धारण अंग्रेज करते थे और अंतिम सत्ता भी अंग्रेजों के पास ही थी। 15 अगस्त 1947 के पहले भारत एक ब्रिटिश उपनिवेश था, क्योंकि सरकार और कानून दोनों अंग्रेजों का था। 15 अगस्त 1947 से लेकर 25 जनवरी 1950 तक भारत एक डोमिनियन स्टेट था, क्योंकि सरकार तो भारत की थी पर कानून अंग्रेजों का था। 26 जनवरी 1950 को जब भारत ने पूर्ण संविधान लागू किया, उसी दिन से भारत राज्य बन गया, जो अपनी गृह नीति और विदेश नीति के मामले में स्वतंत्र है। आज भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य है, जो अपनी गृह नीति और विदेश नीति के मामले में स्वतंत्र है। अब आप समझ गए हो कि भारत और नेपाल, पाकिस्तान इस अर्थ में राज्य है, जबकि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, राजस्थान इस अर्थ में राज्य नहीं है, क्योंकि इनकी गृह नीति और विदेश नीति का निर्धारण भारत सरकार करती है। स्वतंत्रता के पूर्व भारत छोटे छोटे प्रांतों और देशी रियासतों में विभक्त था। स्वतंत्रता के बाद इनका एकीकरण हुआ और एक संघ बना। फिर इन्हें छोटे छोटे घटकों में बांट दिया गया, जिन्हें बोलचाल की भाषा में राज्य कह दिया जाता है। 16वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी तक राज्य केवल पुलिस राज्य हुआ करता था। तब अगर किसी राज्य के लिए संविधान बनाया जाता था तो वो सुरक्षा, शांति व्यवस्था और न्याय तक सीमित रहता था। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जैसे लोक कल्याणकारी कार्यों पर राज्य का कोई निर्णय नहीं। इसका परिणाम यह हुआ कि अमीर और गरीब के बीच की खाई बहुत चौड़ी होती गई। अमीर और अमीर होते गए, गरीब और गरीब होते गए। इस विषमता ने संघर्ष को जन्म दिया, जिसके परिणाम स्वरूप प्रथम विश्व युद्ध, फांसीवाद का उदय, विश्व आर्थिक मंदी एवं द्वितीय विश्व युद्ध का भयानक रूप देखने को मिला। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद चीजें बदलने लगी। इंग्लैंड के तत्कालीन प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने सन 1944 में लॉर्ड बेवरेज आयोग का गठन किया। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा, राज्य को विषमता दूर करने के लिए 5 और कार्य करने चाहिए। अशिक्षा दूर करना, बीमारी दूर करना, बेरोजगारी दूर करना, आश्रय भाव दूर करना और दरिद्रता दूर करना। जब राज्य ने यह सब कार्य करना शुरू किया तो राज्य का नाम पुलिस राज्य से बदलकर लोक कल्याणकारी राज्य कर दिया गया। लोक कल्याणकारी राज्य का जन्म 20वीं शताब्दी में हुआ। अब राज्य के 2 कार्य हो गए, एक आवश्यक कार्य और एक लोक कल्याणकारी कार्य। आगे हम जिस संविधान के बारे में जानेंगे वह लोक कल्याणकारी राज्य के लिए है। आवश्यक कार्य राज्य के अनिवार्य कार्य होते हैं, जैसे हमारे भी कुछ अनिवार्य कार्य हैं, जैसे भोजन और पानी के अभाव में हमारा अस्तित्व खत्म हो सकता है, जैसे सुरक्षा और शांति व्यवस्था के अभाव में राज्य का अस्तित्व खत्म हो सकता है। लोक कल्याणकारी राज्य वह राज्य होता है जो अपने नागरिकों की न्यूनतम बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो। इसका मुख्य उद्देश्य गरीबों के कल्याण का प्रबंध करना।
उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना, उन्हें सामाजिक और राजनीतिक न्याय दिलाना होता है। क्योंकि भारत का संविधान 1944 ईस्वी के बाद बना, इसलिए भारत ने स्वतंत्रता के बाद लोक कल्याणकारी राज्य को अपनाया। इसलिए भारत में पंचवर्षीय योजना, जमींदारी उन्मूलन, बैंकों का राष्ट्रीयकरण और निजी संपत्ति को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार में डालना जैसे कार्य किया, ताकि अमीर और गरीब के बीच की विषमताओं को कम किया जा सके। आचार्य विनोबा भावे का कथन है कि दुनिया में सभी पतित हैं, अमीर कभी झुके नहीं और गरीब कभी उठे नहीं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।